नमस्कार, आपके कार्यक्रम चर्चा में मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। जब से उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया है कि उच्च मार्गों पर, जो राज्य के उच्च मार्ग हैं और जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं, उनके किनारे जो शराब की दुकानें हैं वो नहीं चलेंगी, या रेस्टोरेंटों में भी जो मद्यपान की सुविधा है वो बंद कर दी जाएगी, तब से इसको लेकर के बहुत बड़ी बहस चल रही है। एक तरफ महिलाओं का जुलूस सड़क पे निकल रहा है, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, बल्कि शराब तो हर जगह बंद की जानी चाहिए, क्योंकि शराब के कारण परिवार में कलह बहुत ज़्यादा होता है और हिंसा होती है। वहीं दूसरी ओर जो शराब से जुड़े काम करने वाले हैं, जो रेस्टोरेंट हैं या जो इस व्यापार से संबंधित, उनका कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। ये मामला 2014 में ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आया था और मार्च में उसने ये फैसला दिया था कि इस तरह की दुकानें या वेंड जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन उसको किस तरह से उस आदेश को तोड़ा जाए, उसको न माना जाए, इसको लेकर कई प्रपंच किए गए। कुछ दुकानों में सामने के दरवाजे की जगह पीछे के दरवाजे खोल दिए गए और कई तरह की बातें हुई, और उसके बाद और कई मामले जो हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आए। लेकिन अंत में 15 दिसंबर 2016 को उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने यह फैसला दिया कि उच्च मार्गों पर इस तरह की कोई भी दुकान नहीं होगी, कम से कम 500 मीटर की दूरी के अंदर। उसके खिलाफ फिर कुछ राज्य सरकारों ने और कुछ अन्य संगठनों ने समीक्षा याचिका भी दी थी, उसे खारिज कर दिया गया। और अभी स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि 500 मीटर जो सड़क से दूरी है वहां पर इस तरह की कोई दुकानें नहीं होंगी। मद्यपान के बारे में बहुत सी राय है, लेकिन एक बात निर्विवाद है कि इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन अभी जो न्यायालय का सरोकार है वो सिर्फ ये है कि मद्यपान बीमारियों का आमंत्रण जरूर है, लेकिन मद्यपान के बाद गाड़ी चलाना सीधा सीधा मौत को आमंत्रण देना है, और उसे रोकना जो है वो सरकार का, राज्य का दायित्व बनता है। तो आज हम इसी पर बहस करेंगे कि मद्य निषेध सुरक्षा बनाम राजस्व, क्योंकि ये तर्क दिया जाता है कि इससे राजस्व की बहुत हानि होगी राज्यों को। वो तर्क कितना सही है, इन तमाम मुद्दों पर विचार करेंगे। इस बहस में शामिल हैं सुनील कुमार, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उच्चतम न्यायालय में। हमारे साथ डॉक्टर ओपी यादव हैं, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हैं। आप सबका स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शाहनवाज जी, आप ये बताइए कि एक बात कही जा रही है कि सरकार कोई काम नहीं करती, इस न्यायालय को करना पड़ता है। अब ये सुरक्षा का मामला है, दुर्घटना रोकने का मामला है। कहते हैं कि भारत में जो गाड़ियों की संख्या है उसकी आबादी कहें तो विश्व का 1%, लेकिन दुर्घटनाएं 10% है पूरे विश्व का देख लें तो। 2012 की जो है कि आंकड़े हैं कि 33 लाख लोग सिर्फ सड़क दुर्घटना में मरे पूरे विश्व में, और ये कहा जाता है कि उसमें जो है कि लगभग 6% जो थे वो इसलिए था कि कुछ शराब पी करके लोग गाड़ी चला रहे थे। जो काम सरकार को करना चाहिए उसके लिए अदालत को जो है हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। देखिए, ये सही है कि जितने लोग कई युद्धों को मिलाकर नहीं मरे हैं, उससे ज़्यादा भारत के नागरिक सड़क पर एक साल में मर जाते हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि शराब पीकर कई गाड़ियां चलाते हैं लोग। और कानून तो है कि आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन चलाई जाती है। एक्सीडेंट की वजह सिर्फ शराब नहीं है, कुछ एक्सीडेंट इस वजह अलग वजह से भी है, सिर्फ नहीं है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन ये सही है कि बड़ा हिस्सा इसके वजह से, शराब पीकर ड्राइविंग के वजह से बहुत से लोग हताहत होते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी आया कि 500 मीटर के अंदर कोई इस तरह का रेस्टोरेंट या उसमें शराब नहीं परोसी जाए। इसको लेकर ये ज़रूर है, कई लोगों की अलग अलग राय है। अलग अलग राज्य में शराब को लेकर अलग अलग नीति है। केंद्र कोई नीति नहीं बनाती शराब को लेकर, वो राज्य नीति बनाती है। कई राज्य में शराब पर पूर्ण पाबंदी है और कई राज्यों में आंशिक पाबंदी। शाहनवाज जी, ये केंद्र नहीं बनाती, लेकिन 1977 में जब प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, तो उन्होंने एक नीति बनाई थी कि किस तरह से जो है बिल्कुल प्रोहिबिशन जो है, मद्य निषेध होना चाहिए। और उन्होंने राज्यों को इसके लिए सलाह दी थी। राज्य बहुत हद तक तैयार भी, तो सरकार ज्यादा दिन चली नहीं, तो एक लंबी कहानी है। इसलिए केंद्र को एडवाइजरी देने का तो अधिकार है ही। देखिए, अभी ये चर्चा में विषय आया है, इसलिए प्रोग्राम चर्चा में आपने इसको लेकर ही इस विषय को आए। ये गंभीर विषय है, इसमें सबसे राय लेना, सबसे बातचीत करना, स्टेट की भी राय का महत्व है। उन सब को लेकर सरकार के संज्ञान में है, क्योंकि इतना बड़ा इशू अगर कोर्ट का निर्णय होगा तो सरकार संज्ञान लेगी।
और इस पर ज़रूर विचार विमर्श होगा। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस पर पहले भी कई बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस पर जवाब दिया है। तो इसमें तो देश एकमत होना चाहिए कि शराब पीकर किसी को गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है। शराबबंदी के बारे में आपकी क्या राय है कि शराबबंदी इसके अलावा जी एक पार्ट तो ये है, इस पर पूरा देश एक है कि शराब पीकर जो कानून है आप कानून ही तोड़ते हैं जब शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। दूसरा पार्ट जो है कि पूर्ण शराबबंदी की मांग कई राज्यों में हो रही है। गुजरात जैसे राज्य और केरल और बिहार ऐसे कई राज्य हैं जहां शराबबंदी हुई है। कई राज्य हैं जहां इसमें मांग उठ रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कई खबरें आ रही हैं कि शराब से लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है और महिला भी आंदोलित हैं। तो इस पर राज्यों को निर्णय करना है और कई राज्य इस पर निर्णय कर रहे हैं और इसमें बहुत विचार विमर्श की ज़रूरत है। और हमारी केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी भेजी गई है, लेकिन कभी किसी राज्य सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुनील जी, आप बताएं कि ये कहा जा रहा है कि वैसे है तो एक कारण है, एक बड़े कॉज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इस तरह का फैसला दिया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक न्यायिक फतवा है, जुडिशियल जो है फतवा है, उसका कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो पूर्ण न्याय का, कंप्लीट जस्टिस का अधिकार देता है, उसके तहत आप करते चले जाते हैं। बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए किया जाए क्योंकि अच्छे हैं लेकिन आपको अधिकार नहीं है, फिर भी आप करते चले जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो फैसला है वो कानून की कसौटी पे कितना सही है, और बाकी तरह से आप इसकी अगर समीक्षा करें तो क्या टिप्पणी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वो कानून नहीं बना रहे, वो एग्जीक्यूटिव का पावर नहीं टेक ओवर कर रहे। एक ऐसी पॉलिसी बनी थी 10 साल पहले और बहुत सारे उस पर रिपोर्ट्स आए, क्या क्या दुर्घटनाएं हुई, इन सबको लेकर के हाईवेज अथॉरिटीज़ की भी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बहुत बार लिखा भी है इस विषय में, पर आज तक वो कार्यान्वित नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ये तो पॉलिसी थी, हम नया कोई कानून नहीं बना रहे हैं, यह कार्यान्वित नहीं हो रही थी, जिससे आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश जारी किया। एक पॉलिसी के तहत आप कैसे कहेंगे? नहीं, ये पॉलिसी नहीं, इसमें मुद्दा दूसरा है। सुप्रीम कोर्ट कहते, क्या ये काफी है सुप्रीम कोर्ट को कह देना कि राज्य सरकार की ऐसी पॉलिसी थी, कार्यान्वित नहीं हो रहा था और ऐसा ऐसा रिपोर्ट था, इसलिए हमने ये आदेश दिया। यहाँ पर सुनील जी, एक मेरा सवाल है कि क्या पॉलिसी के आधार पे आप चुनौती दे सकते हैं जब तक कोई कानून न हो? नहीं, पॉलिसी के आधार पर कोई नीति राज्य सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए, उसके आधार पे क्या कोई अदालत जा सकता है? देखिए, ये तो थोड़ा अलग से बात है, लेकिन मैं सिर्फ इंडिकेट कर दूं कि हमारे संविधान में एग्जीक्यूटिव पावर इज कोएक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर। तो इसलिए पॉलिसी है, पॉलिसी का भी अगर सरकार उसको कार्यान्वित नहीं कर रही है तो उस पर एक मुद्दा बन सकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि ये कहना काफी है क्या कि कार्यान्वित नहीं हो रहा था इसलिए हमने आदेश कर दिया? क्यों नहीं कार्यान्वित हो रहा था? इससे जुड़ी समस्याएं क्या हैं? राज्यों का क्या इसमें राय है कि ये कैसा, इसका फॉलोआउट क्या होगा और विंग स्पेस पर क्या असर होगा? इस पर अभी तो असर ये हो रहा है कि कई राज्य सरकारें जो हैं वो जो हाईवेज हैं, उच्च मार्ग हैं, उनको उस श्रेणी से बाहर कर रही हैं सरकारें, इसलिए नोटिफाई किया जा रहा है। तो ये तो सीधा सीधा मैं तो कहूंगा ये अब मानना है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब मानना नहीं होगा, सरकमवेंट तो कर ही रहे हैं, मतलब उसको तोड़ने की, रोकने की कोशिश तो है ही। यही मैं बताना चाहता हूँ। एक अमेरिकन फिलोसोफर फुलर, उन्होंने कहा ये है पॉलीसेंट्रिक प्रॉब्लम इसको कहते हैं, जिससे जुड़ी और बहुत सारी इश्यूज हैं। ये एक सोशल मुद्दा है जिससे जुड़ी और बहुत सारी इश्यूज हैं और जिनको सॉल्व करने के लिए न्यायालय सक्षम नहीं है। इस तरह की पॉलीसेंट्रिक, आज आप देखेंगे, आज हिंदू अखबार में एक आर्टिकल भी है, सेंटर पेज आर्टिकल, जिस पर इस पर विश्लेषण किया गया है कि ऐसे इश्यूज को न्यायालय नहीं कर सकता है सॉल्व, क्योंकि ये कहना हमारे समझ से काफी नहीं है कि ये कार्यान्वित नहीं हो रही थी, इसलिए इसमें हम आदेश कर रहे हैं।
क्यों नहीं हो रहा है, इसका फॉलोआउट क्या होगा, इस पर इससे जुड़े। जस्टिस लर्नेड हैंड ने तो बहुत पहले कहा था कि कानून की सुरक्षा बड़ी कमजोर सुरक्षा है, इसके लिए तो समाज को तैयार होना पड़ेगा। केवल अदालत और कानून के जरिए जो किया जाए और सिर्फ अदालत से उम्मीद करें कि वो सारी सुरक्षा प्रदान करेगी तो बहुत कमजोर सुरक्षा है। उसके अलावा क्या न्यायालय सक्षम है इस तरह का आदेश या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए? जो 10 साल से जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, जिससे जुड़े और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या न्यायालय ये बिना जाने कि भाई बिना लोगों की राय लिए, बिना राज्यों की राय लिए कि ये क्यों नहीं कार्यान्वित होता है, इससे जुड़ी और क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? इसलिए फुलर ने कहा है कि ये न्यायालय सक्षम नहीं है इस चीज को, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए छोटा सा हम यहाँ पर एक अंतराल के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम डॉक्टर ओपी यादव से इसके कुछ जो आयुर्विज्ञान से जुड़े हुए पक्ष हैं, किस तरह से बीमारियां होती हैं, किस तरह से शरीर को हानि पहुंचते हैं, और जो तमाम मुद्दे उन पर विचार करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। जैसे सूट टाइप मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। तुमने कहा था पैसे दोगे? I need money। अंजू, ये चोट कैसे लगी? वो बाथरूम में पैर फिसल गया था। छुपाने से कुछ सॉल्व नहीं होगा अंजू। ये सब आखिर कब तक? हाँ, कभी मायके से पैसे मंगाओ तो कभी लड़की पैदा हुई इसका ताना। मैं करूँ भी तो क्या अनीता? छोड़ना, मेरे घर की बात है। ये तुम्हारी इज्जत की बात है। अपने पति के घर में इज्जत से रह पाना तुम्हारा हक है, और वो जो कर रहा है गैर कानूनी है। इसकी कंप्लेंट करना जरूरी है। डरो मत। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत तुम्हारे पति को पहले वार्निंग दी जाएगी और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट होगा जो उसके बर्ताव पर निगरानी रखेगा। इसमें काउंसलिंग, इमरजेंसी में शेल्टर होम और मेडिकल की सुविधा भी है। फिर भी हालात नहीं सुधरे तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप निकटतम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय महिला आयोग की मदद भी ले सकते हैं। घर के अंदर होने वाले जुल्म को छिपाओ मत, बल्कि आवाज उठाओ। जैसे सूट टाइप मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मद्यपान के बारे में, जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है और उसके प्रभाव के बारे में। हाँ, आप बताएं डॉक्टर ओपी यादव साहब, आप क्या मानते हैं ये फैसला जो है वो कितना अच्छा है, इससे क्या लाभ होंगे, या आप मानते हैं कि ये फैसला जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा?
नहीं, फैसला तो अच्छा है, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि शराब खराब है। नहीं, उसकी बहुत लोग सड़क पे आ चुके हैं, बहुत लोग कहते हैं इससे तो हमारा पर्यटन ही समाप्त हो जाएगा और इतने रोजगार खत्म हो जाएंगे, राज्यों का राजस्व समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगर राज्य का राजस्व समाप्त हो जाएगा तो हमें बेटर राजस्व के रास्ते ढूंढने होंगे रादर देन कि गलत रास्ते लें। गांधी जी ही बात कहते थे, गांधी जी की ही बात कह रहे हैं। अब आप नहीं तो इसको जितने भी नेफेरियस एक्टिविटीज हैं उसका डेन बना दीजिए तो आप बहुत कमाएंगे। सारे कसिनो खोल दीजिए और प्रोस्टिट्यूशन को ओपन कर दीजिए, हिंदुस्तान टूरिज्म से बहुत पैसा कमाएगा। बट ये लॉजिक तो कोई लॉजिक नहीं हुआ जी। तो जो गलत स्टेप है वो डेफिनेटली गलत है, और शराब पीना कोई खराब चीज नहीं है। मैं क्लैरिफाई करूं उसको, आप यही मत बंद कर दीजिएगा, आगे भी बोलने देना। ये खराब चीज है जब आप इसको ओवर यूज करते हैं। इनफैक्ट अब्राहम लिंकन ने कहा था, इट इज not the abuse of a bad, it's not the use of a bad thing, it is the abuse of a good thing. तो जो शराब का आप abuse करते हैं वो हमें गलत करता है। अगर आप एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक अपने घर में ड्रिंक ले रहे हैं और ड्राइव नहीं कर रहे और स्पेशली हाईवे पे नहीं जा रहे तो वो ठीक है। ये बात तो कई बार जो है अदालत में इसको लेकर के भी चर्चा, जब 1950 में मोरारजी देसाई बम्बई, उस समय बम्बई में पूरा महाराष्ट्र गुजरात सब था, उन्होंने जो प्रोहिबिशन एक्ट बनाया था और उसमें अनुच्छेद 47 का हवाला देता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिसमें है कि हाँ नशाबंदी को सरकार जो है सो लागू करेगी। उसमें लोगों ने ये कहा कि अनुच्छेद 21 में कहता है कि हम व्यक्तिगत आज़ादी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, उसके साथ छेड़छाड़ है, उसको अदालत ने नहीं माना। नहीं, लेकिन ये तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी नहीं है। जब आप रोड पे आ जाते हैं तो आप तो दूसरे लोगों की लिबर्टी को इंटरफेयर कर रहे हैं ना, बिकॉज आप अपना डैमेज ही नहीं कर रहे हैं। जहां पूर्ण नशाबंदी से बिहार में या गुजरात में, तो आप घर में भी अगर पीते पाए गए तो आपको जेल हो जाएगी। खैर वो मैटर ऑफ डिबेट है, एंड मैं नहीं समझता, आपने इस चीज पे पहले भी चर्चा छेड़ी थी अभी 10 मिनट पहले, कि ये चीजें आप उन देशों को देखिए जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, आइसलैंड है, फ्रांस है, ऐसे स्पेन है, ऐसे कंट्रीज में जहां शराब का सेवन बहुत ज्यादा है लेकिन उनका क्राइम रेट बहुत कम है। तो ऐसा कहीं क्या कारण है? उसका ये कारण है क्योंकि उनके कल्चरल बिहेवियर और उनके सोसाइटल बैरियर्स हैं उस शराब पे। तो उसका नजरिया है सोसाइटी का शराब के ऊपर, और वो अपनी उनकी कल्चरल बैकग्राउंड चली आ रही है सदियों से, जिससे लेकिन एक डॉक्टर के रूप में आप क्या कहते हैं कि 200 से अधिक बीमारियां होती हैं शराब के कारण, कई तरह की, जैसे कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं, लिवर सिरोसिस है, उसके अलावा कहते हैं कि ये जो संक्रामक बीमारी है जैसे HIV, एड्स, तपेदिक, इस तरह की बीमारियां होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल, मतलब इतनी बीमारियां हैं तो उसमें फायदा उसका कुछ गिना जाए, कोई तो फायदा हो भी सकता है, ज्यादा तो नुकसान ही नुकसान है। हाँ जी बिल्कुल, आई फुली एग्री, उसमें कोई डिबेट नहीं है। और ये HIV वगैरह का वो डायरेक्ट शराब से नहीं होता, वो इसलिए होता है कि जब आदमी शराब पी के अपना सूद खो बैठता है, उसकी इनिबिशंस खत्म हो जाती हैं, तब वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की तरफ जाता है। और हाईवेज में ये स्पेशल प्रॉब्लम है। अगर आप ड्राइवर्स में देखिए, सिर्फ एक्सीडेंट्स और रोड ट्रैफिक जो प्रॉब्लम्स होती है वही नहीं है, आप कोई भी हाईवे में देख लीजिए, वहाँ पे आपको इलिसिट सेक्सुअल डेंस मिलेंगे और आदमी शराब पीता है और इस तरीके के संबंध एस्टैब्लिश करता है और उनसे HIV, हेपेटाइटिस और ये सारी बीमारियां फैलती हैं। तो इसमें कोई डिबेट नहीं है कि शराब खराब है, लेकिन उसको कंट्रोल क्या आप कानूनी तरीके से करेंगे या आप उसको अवेयरनेस से, एजुकेशन से। यही कहा था कि शराब पीने के बाद मनुष्य जो है वो उसकी आत्मा समाप्त हो जाती है, शैतान बन जाता है और वो फिर पत्नी, माँ और बहन में भी फर्क नहीं कर पाता है। वेल, फिर आप वो भी देखिए, लास्ट सपर ऑफ क्राइस्ट एक बोल ऑफ वाइन के साथ ही था। तो फिर आपका क्या पक्ष है? तो मेरा पक्ष ये है कि आपको इस सोसाइटी को सेंसिटाइज करना है, मतलब केवल कानून के डंडे से नहीं होगा, नहीं हो सकता है और सक्सेसफुल नहीं। शाहनवाज जी ये बताइए, क्योंकि सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या होती है राजस्व की। अब राजस्व इस बारे में गांधी जी खुद बनिया थे, उन्होंने कहा कि सरकार बनिया की तरह अगर सोचे तो फिर तो शासन चलेगा नहीं। उसको ये सोचना है कि अगर टैक्स की बात, उन्होंने कहा कि अगर कर है, कर जो है ये मोस्ट डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ टैक्सेशन है शराब की बात। कोई कर है तो 10 गुने रूप में जनता के पास सेवा के रूप में वापस आना चाहिए, वो कर होता है। ये आप शराब पे कर लें और कहें कि राजस्व हमको मिल रहा है, ये बहुत ही घृणास्पद है, बहुत निंदनीय है। नहीं, जिन्होंने कहा उनके लिए घृणास्पद है, मैंने तो अभी तक कहा नहीं है कि राजस्व। सरकारें कहती, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। सरकारें, देखिए मैं आपसे कहूं कि
ओपी यादव साहब ने बहुत तर्क के साथ अपनी बात रखी है। शराब बुरी चीज़ है और ज़्यादती भी इसकी बहुत ज़्यादा बुरी है। जो पक्षधर भी हैं वो शराब जो ज़्यादा लोग पीते हैं उनके लिए हर चीज़ में ज़्यादा करना वो बुरी चीज़ होती है। अब ये सही है कि कई राज्यों में शराब बंदी हुई है, जैसे आपने बिहार की चर्चा की, तो बिहार में शराब पीने पर भी सजा है और अगर खाली बोतल आपके घर में सजा है मिल गई तो भी सजा है। आप दिल्ली में बैठे और बिहार उतरे तो भी सजा है, पी करके चले। अगर कोई दुश्मनी में 4 बोतल आपके आंगन में फेंक जाए तो उस पे काफी बहस हुई है, तो उस पे भी सजा है। तो कानून, लेकिन ये भी पता है मुझे कि हम लोग इसको उठाते रहें कि होम डिलीवरी भी शुरू हो जाती है। कानून तोड़ने वाले लोग भी बहुत मौजूद हैं। बहुत सारे ट्रक शराबबंदी के बाद भी बिहार में बहुत सारे ट्रक पकड़े जा रहे हैं। तो वो देखिए, नशा ही बुरी चीज़ है। जब आपने मुझे कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आना है तो मैंने तय किया कि मैंने कोई कभी नशा किया ही नहीं, तो इसलिए मुझे लगा शायद मुझे आपने नेता के तौर पे नहीं, जिसने कभी कोई नशा न किया हो, शराब, पान, बीड़ी, गुटखा या जितनी नशे हैं उसको कभी हमने छुआ नहीं। इस प्रामाणिकता से आपके दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में बैठा हूँ। तो मुझे तो लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि शराब किसी का भला नहीं कर सकती है, लेकिन कई राज्यों में जो राजस्व को लेकर और उनकी इकोनॉमी को लेकर अपनी अपनी राय है। तो लोकतंत्र में भी कुछ राज्यों ने कहा था कि हम इसको लागू करने के पक्ष लोकतंत्र में जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें राज्यों से बात करके ही निर्णय होते हैं, तो ये एक अलग पार्ट है। लेकिन हाईवेज के बगल में शराब की दुकान हो और वहाँ पर ट्रक चलाने वाले या गाड़ी चलाने वाले या बगल में पब में जाकर पीकर अगर वो जाते हैं तो बीमारी से ज़्यादा उनकी क्षणिक एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ऐतिहासिक है। इसको ठीक है कि इसमें कई लोगों के अलग अलग तर्क हो सकते हैं कि रोजगार चले जाएंगे और उसकी कई और चीज़ें होंगी, लेकिन मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि शराब मुक्त नहीं, नशा मुक्त समाज हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नशा कोई भी बुरी चीज़ है। हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि शराब बंदी हुई, हमारे यहाँ खुद भागलपुर में मैंने देखा कि वो कोडेक्स पकड़े गए दुकानों से, दवा की दुकान से। लोग शराब की जगह, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो कोडेक्स तो कभी एक आध चम्मच हम लोगों ने भी खांसी में, उस टाइम में कोई और दवा थी जो बचपन में हम पीते थे, उधर तो खांसी होती नहीं। तो अब ये जगह जगह लोग वो दवा पी रहे हैं वैसी। और बॉम्बे में मोरारजी देसाई ने क्या था, वहाँ भी कप सिरप की बिक्री बहुत बढ़ रही है। हाँ, कप सिरप में कई लोग शराब, जो शराबी हैं वो पेंट पी जा रहे हैं, कई लोग कई और तरह का नशा कर रहे हैं। तो मैं इस बात ये तो कहते हैं वो जो उस पर निर्भरता जो बढ़ती है ना, वो एक अलग सिंड्रोम होता है, उससे भी लोग मरते हैं। तो जरूरत ये है कि समाज का अब निर्माण ऐसा किया जाए कि पूरा समाज नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो। अब देखिए, जहाँ पर नशा एकदम नहीं है, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत बड़ी सजा है। हाँ, कुछ इस्लामिक देश हैं। मतलब मैं तो उसको इस्लाम से जोड़कर, फिर आप मुझे धर्मगुरु की तरह या मेरे मजहब से जोड़कर मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ। कुछ देश हैं जहाँ कुछ चीजों में बड़ी सजा है, लेकिन बड़ी सजा के बावजूद गुनाह होता है और सर कलम किए जाते हैं। शराब को लेकर नहीं, और पता है वो जाते हैं, अपना वो ईसाई नाम बता देंगे, वो एक नकली बनवाए हुए हैं पहचान पत्र भी जिसमें उनका नाम कोई ईसाई है, और वो शराब ले लेते हैं। तो इसलिए इसको जरूरत है कि समाज में जो अभी आंदोलन चल रहा है, इसको छोटा मत मानिए। महिलाएं जो सड़क पर जा रही हैं या समाज में जो ये बातें हो रही है, ये नवजागरण है। क्योंकि शराब की ज्यादती से सामाजिक बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। जो गांधी जी के वचन है कि शराबी व्यक्ति वो फर्क भूल जाता है। जी जी, सही बात है। एक ब्रेक ले लेते हैं शाहनवाज जी, तो वो ज्यादा चर्चा करने। चलिए एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम दोबारा इस चर्चा पे वापस आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज, कई हफ्तों से आवाज कर रही है। हाँ अभी देख लेते हैं। मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हजमा। आप बैठिए। आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए, तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी जांच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। एनआरआई लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर, और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। एनआरआई लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, एनआरआई शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत एनआरआई शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है। और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर एनआरआई सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकती है। नन्ना बैंक, एंडे बैंक, ना बैंक, माई बैंक। मेरा बैंक बड़ा हो गया है। पटियाला हो या तिरुवनंतपुरम, जयपुर हो या हैदराबाद, मैसूर हो या मैनहट्टन, मेरा बैंक मुझसे कभी दूर नहीं होगा, कभी भी नहीं। अब सपनों को बड़े पंख मिलेंगे। लेटेस्ट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, सबसे ज्यादा ब्रांचेस, सब कुछ सबसे ज्यादा, बड़े बैंक के बड़े फायदे। स्वागत है आप सबका एसबीआई परिवार में, बड़े बैंक के बड़े फायदे। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अंतराल को फिर से आपका अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हम मद्यपान से होने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। सुनील जी, आप बताइए कि जो यहाँ पर एक देख रहा हूँ मतय बन रहा है कि केवल अदालत से और कानून से हो नहीं सकता, इसके लिए जो है सो एक जनमत तैयार करना पड़ेगा। और ऐसा देखा गया है, ये शिकायत बार बार हुई है कि अमेरिका में 1920 के दशक में लागू किया गया, फिर 1930 के दशक में हटा लिया गया। अपने यहाँ 1952 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लागू किया, हाल में 1994 में एनटी रामाराव ने किया था, 1997 में उन्हीं के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने वापस लिया कि ये जो है सो बेकार है, इसका कोई जो है अनुपालन नहीं हो पा रहा है। फिर वही बात है कि कानून के द्वारा, न्यायालय के आदेश के द्वारा इसको किस हद तक लागू किया जा सकता है, क्या चुनौतियां हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये इसको न्यायालय के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। जैसा लोगों ने बताया, ये एक सोशल इशू है और न्यायालय इस सोशल इशू, ये पॉलीसेंट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम नहीं है। तो फिर आपको एक बात बता, फैसला देता क्यों है? नहीं, इसलिए मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। नहीं। चलिए, क्योंकि समय कम है इसलिए अब एक बहुत छोटे में कि ये कहेंगे कि ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो भी मैं देखता हूं कि इस बारे में कई प्रस्ताव उसके 2010 में भी था कि किस तरह से इसके दुष्प्रभाव को कम किया जाए, और कई योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं उतरती नहीं हैं। अब इसमें तो वही बात है ना कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन से इसको चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज तो हमें बिहेवियरल चेंज से लाना होगा। हुआ नहीं, सरकार कानून बनाती है नहीं, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट लाचार होकर के यही फिर करता है कि भाई आपने कर दिया, आप देखिए अब एक चुनौती है, अब लागू हो ना हो। नहीं, लेकिन क्या एफर्ट्स हुए हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पे और स्कूल की एजुकेशन से हमने क्या ये
ये चीज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल को लाना शुरू किया है? क्या हमने बेसिक एजुकेशन में ये चीज़ें इंक्लूड की हैं? वो हमारे कहीं स्कूल और कॉलेज करिकुलम में ये नहीं है। जब वो बच्चा पीना सीख जाता है तब हम उसको बोलते हैं। अब चर्चा समाप्त करेंगे। सुनील जी, डॉक्टर ओपी यादव और शाहनवाज जी, आप सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसके दोनों पक्ष हैं और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार में दो विभाग होते हैं। एक मद्यपान के लिए होता है, एक्साइज, उसका काम ही है कि राजस्व बढ़ाओ, इसके जरिए। आबकारी विभाग है, लाइसेंस बांटता है, और उसी का एक दूसरा विभाग होता है जो मद्य निषेध पे काम करता है, प्रोहिबिशन पे काम करता है। सरकार के ही दो विभाग होते हैं। अब इसको इस जो है विरोधाभास को कैसे खत्म किया जाए और कैसे समाज को इसके लिए संवेदनशील बनाया जाए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।